बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। इतना तो बता सकते हो इस खबर का ताल्लुक किस चीज से है? वो गंभीर आवाज में बोला, मतरूक कुएं से बरामद होने वाले सोने से। सोने को क्या हुआ है? मैंने तशवीशनाक लहजे में कहा। जो भी हुआ है मैं संभाल लूंगा। वो बोला, तुम इस खुशी के मौका पर अपने जहन पर कोई बोझ ना डालो, मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। ओके, विश यू गुड लक वजदान। फिर इससे कबल के मैं कोई और सवाल करता, इसने फोनक राब्ता मुनक़ता कर दिया। बेइख्तियार मेरे मुंह से गौरी के लिए खासे सख्त अल्फाज निकल गए। इसकी तमाम तर अहवाल अब पूरी तरह मुझ पर अयां हो चुका था। मैंने थोड़ी देर पहले जिन मामलात में 90% अंदाजा कायम किया था, शरह अब 7% की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। शुएब गौरी ने जल्द अज जल्द मुझे काबू करने के लिए साहिल का शोशा छोड़ दिया। वो ये बात बखूबी जानता था, मेरी जिंदगी में बहुत अहमियत रखती है। इसकी हैसियत मेरे लिए एक अटूट अंग ऐसी है, इसके बारे में मैं आंखें बंद किए दौड़ा आऊंगा। लेकिन मैं अब इसके फरेब में आने वाला नहीं था, बल्कि इसे फरेब देने का फैसला कर चुका था। साहिल के हवाले से मैं मियां जाहिद हुसैन के बयान को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। मौत के सामने खड़े शख्स भी द्रोह गोई की तवक्को नहीं की जा सकती। मियां जाहिद हुसैन की शहरग मेरे खंजर की धार तले दबी थी। वो इन लम्हात में किसी भी कीमत पर झूठ नहीं बोल सकता था। इसने बिल्कुल सच बताया था। मेरी साहिल को चौधरी नवाजिश अली की तरफ रवाना कर दिया गया था और मुझे इसी सिमत में सफर करना था। मेरी साहिल गई थी। शुएब गौरी अपनी चालबाजी से अपना रास्ता खोटा करना चाहता था, मगर मैं अब इसकी चाल में आने वाला नहीं था। दोस्ती की आड़ में इंसान अपनी गर्दन भी कटवा देता है, लेकिन अगर आप किसी का सर कलम करना चाहते हैं तो एक हाथ में छुरा और दूसरे हाथ में फूलों का हार लेकर इसकी तरफ बढ़ोगे। इसकी गर्दन में फूल पहनाने के लिए हार वाला हाथ आगे बढ़ाओ। जब सामने वाला हार पहनने के लिए अपनी गर्दन झुकाए तो बिजली की सी सूरत से इसकी गर्दन मार लो। दोस्ती फूलों के हार ऐसी होती है। शुएब गौरी ने कसीरल मालियत सोने तक पहुंचने के लिए मुझसे दोस्ती की और बहुत कम अरसे में मेरा एतमाद हासिल कर लिया। फिर जैसे ही इसे पता चला कि मैं इसकी असलियत से वाकिफ हो चुका हूँ, इसने पैंतरा बदल लिया। चंद रोज कबल वो बड़ी शदोमत से सोने की बाजियाबी के लिए हाथ पांव मार रहा था। कल रात ही इसने मुझे बताया था कि मिस्टर नील आर्मर ने अपनी टीम की मदद से वो सोना हासिल कर लिया था और अब मुझे इसी सोने से मुतल्लक कोई बुरी खबर सुनाने वाला था। अगर मैंने इसका असल चेहरा ना देख लिया होता तो यही समझता कि मुमकिन है इस सिलसिले में वाकई कोई पेचीदगी पैदा हो गई हो, मगर अब तो इसकी हर बात मुझे फरेब दिखाई देने लगी थी। मैंने पलक झपकते में फैसला कर लिया कि सोने वाले मामले में इसकी नीयत खराब हो चुकी है। हालांकि अभी तक इसने मुझे किसी तफसील से आगाह नहीं किया था। ताहम किसी बदनीयत और धरती दुश्मन शख्स पर आंखें खोलकर भी एक लम्हे के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता। मैंने इसकी दोस्ती पर भरोसा करके सोने वाला राज इस तक पहुंचा दिया था। इसने दोस्ती का नाजायज फायदा उठाया था, लेकिन इसे ये मालूम नहीं था कि वजदान दोस्ती में अगर जान दे सकता है तो दुश्मनी में जान ले भी सकता है। शुएब गौरी की तमाम तर दोस्ती का भांडा फूट चुका था। अब मैं इसका खुला दुश्मन था, खुला दुश्मन। दोस्ती को याद न भी रखा जाए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, मगर दुश्मनी को हर हाल में याद रखना पड़ता है, अपनी बका के लिए, दुश्मन की फना के लिए। शुएब गौरी ने मेरा टिकट वजदान के नाम से बनवाया था। ज़हनी अबतरी और अफ्तर अफरा तफरी में ये बात इसकी याददाश्त से निकल गई कि मैं दस्तावेजी तौर पर वजीह की शख्सियत इख्तियार कर चुका हूँ। हालांकि तब्दीली के तमाम मराहल इसके हाथों तय हुए थे। दूसरे, वो मेरी डार्लिंग की बुकिंग को फरामोश कर बैठा था। शुएब से मैं इस किस्म की गलतियों की तवक्को नहीं कर सकता था। मेरे सामने एक नया शुएब जाहिर हो रहा था जो कल वाले शुएब से बहुत मुख्तलिफ था। ये तमाम हकायक एक ही तरफ इशारा करते थे कि हालात की इस टेढ़ी करवट ने इसके दिमाग की चूल्हे हिलाकर रख दी थी। मेरे लिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि इसने डार्लिंग की बुकिंग क्यों नहीं करवाई थी, या ये कि मेरा टिकट बनवाते हुए इसने वजीह की बजाय वजदान क्यों लिखवा दिया था। मुझे तो किसी भी कीमत पर फिलहाल वापस कराची नहीं जाना था, लिहाजा इन अमूर की कोई अहमियत नहीं थी। मैं इन्हीं सोचों में गुम टहलते हुए मेन रोड पर पहुंच गया और इसी वक्त मुझे चौंक जाना पड़ा। मेरे करीब ही से एक नीली शराब
शराड तेजी से मुड़कर होटल के मेन गेट की जानब बढ़ी थी। वो गाड़ी बिल्कुल न्यू ब्रांड थी, मेरी नीली शराड की तरह, मगर मेरे चौंकने का सबब इसमें मौजूद हस्ती थी। यकीनन इसकी नजर मुझ पर नहीं पड़ी थी, वरना टायरों की चरचराहट फजा में जरूर बुलंद होती। इस गाड़ी में 2 लड़कियां मौजूद थी, एक ने स्टीयरिंग संभाल रखा था और दूसरी पैसेंजर सीट पर विराजमान थी, और मैं इसी चेहरे को देखकर हैरान हुआ था। वो सदफ थी। सदफ कदम कदम पर मुझे अचंभे में डाल रही थी। लगभग 5 घंटे पहले मैंने इसे शादमान कॉलोनी के चाइना चौक पर ड्रॉप किया था। बेअल्फाज़े दीगर मैंने बमुश्किल इससे जान छुड़ाई थी, लेकिन ये मेरी खाम ख्याली थी। वो तो अब भी मेरे पीछे पड़ी नजर आती थी। इस होटल तक इसकी आमद खाली अज इल्लत नहीं हो सकती थी। मुझे ताज्जुब इस बात पर था कि इतनी जल्दी इसने मेरा सुराग क्यों कर लगा लिया। एक लम्हे को मेरा जी में आई कि मैं चुप चुपाते वहाँ से खिसक लूं। सदफ ने मुझे वहाँ खड़े नहीं देखा था और दोबारा होटल जाने का मेरा कतन कोई इरादा नहीं था। सदफ से जान छुड़ाने का इससे मौजू वक्त मौका और कोई नहीं हो सकता था। दूसरे ही लम्हे मेरे जहन ने इसकी नफी कर दी। मैंने सोचा इस तरह भागने से कुछ हासिल नहीं होगा, वो फिर किसी न किसी रास्ते मुझ तक पहुंच जाएगी। मैंने फैसला किया कि इसका प्रॉब्लम मालूम किया जाए और अगर मुमकिन हो तो इस प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश की जाए। इस तरह की आंख मचोली को फरोग देने से कोई खतरनाक सूरत हाल जन्म ले सकती थी। बाज औकात मुताकब का ताकब करने से भी मसला हल होता है। मैं वहीं खड़े होकर नीली शराड का इंतजार करने लगा। 15 मिनट बाद मेरा इंतजार रंग ले आया। वो होटल में अपनी तफ्तीश के बाद वापस आ रही थी। मैंने शराड के करीब पहुंचने से पहले ही हाथ के इशारे से सदफ को अपनी जानिब मतवज्जो किया। मेरा इशारा इस तक पहुंचा तो इसके चेहरे पर एक अजीब खुशगवार चमक नमूदार हुई। इसने ड्राइविंग सीट पर मौजूद अपनी साथी की जानिब देखते हुए कहा। वो भी दिलचस्प नजर से मुझे देखने लगी। सदफ की आवाज तो मुझ तक नहीं पहुंच सकी थी, अलबत्ता अगले ही लम्हे नीली शराड मेरे पहलू में आकर एक झटके से रुक गई। सदफ ने शीशा गिराकर बड़ी सूरत से सर बाहर निकाला और इज़्तिरारी लहजे में बोली, मिस्टर इचरबी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसके तंज में शरारत पिन्हा थी। मैंने एक भरपूर नजर ड्राइविंग सीट वाली पर डाली, फिर सदफ की तरफ देखते हुए कहा, यही सवाल मैं तुमसे भी कर सकता हूँ। चाइना चौक वाली इस होटल में क्या करने आई थी? इसके साथ ही मैंने मज़कूरा अजीमो शान होटल की जानब इशारा भी कर दिया। सदफ ने गाड़ी के पिछले दरवाजे का लाक हटा दिया, फिर जेरे लब मुस्कुराते हुए बोली, वजदान अंदर आ जाओ। यूं लबे सड़क होकर सवालों जवाब करना अच्छा नहीं लगता। मैं दरवाजा खोलकर शराड की अकबी आरामदेह सीट पर बैठ गया। डार्लिंग को भी मैंने अपने साथ बिठा लिया। सफरी बैग मेरे कदमों में पड़ा था। मैं ड्राइवर के पीछे और डार्लिंग सदफ के अकब में थी। दूसरे ही लम्हे शराड एक झटके से आगे बढ़ी और शाहरा कायदे आज़म के सेले आब ट्रैफिक में शामिल हो गई। सदफ ने मुझे मुखातब करते हुए कहा, वजदान, ये मेरी कजन नादिया है, मेरे मामू की इकलौती बेटी जिसे मैं इकलौती हूँ। हम में से बहुत सी चीजें मुश्तरक हैं, इसलिए हम बड़ी अंडरस्टैंडिंग भी है। माशाअल्लाह, मैंने जवाबन बस इतना ही कहा। इसका बेदरेग मुझे वजदान कहकर मुखातब करना जाहिर कर रहा था कि वो अपनी दोनगी पक्की थी। वो अपनी कजन से कह रही थी, नादिया, मैं तुम्हें वजदान और इसकी डार्लिंग के बारे में तो तफसीलन बता चुकी हूँ। देख लो, मैं इन्हें ढूंढ निकालने में कामयाब हो गई। नादिया ड्राइविंग को जारी रखते हुए बोली, ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। सदफ, ये तो एक इंसान और एक जानवर का केस था। तुमने मेरा सुराग किस तरह लगाया? सदफ, मैंने दिलचस्पी लेते हुए कहा। वो बोली, ये कहानी बहुत तवील है, मुख्तसर इतना जान लो कि मैंने इस टैक्सी का नंबर अपने जहन में नोट कर लिया था जो हमें एयरपोर्ट से लेकर आई थी, और ये कि नादिया के डैडी औरंगजेब खान मेरे मामू DSP ट्रैफिक हैं। अब इससे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं। टैक्सी का सुराग लगाने के बाद मुझे मालूम हो गया कि तुम इस होटल पहुंचे थे। मैं नादिया के साथ यहाँ आ गई। फिर होटल के अंदर तो नहीं, अलबत्ता होटल के बाहर तुमसे मुलाकात हो गई। होटल वालों ने तुम्हें मेरे बारे में क्या बताया है? इन्होंने कहा, मिस्टर वजी सैरो तफरी के लिए होटल से बाहर गए हैं, जैसे ही वापस आएंगे इन्हें मेरे बारे में बता दिया जाएगा। वो एक ही सांस में बोलती चली गई, तुम इस होटल के स्वीट नंबर 208 में ठहरे हुए हो और मज़कूरा स्वीट में तुम्हारा क्याम 2 रोज का है। क्या मैं गलत कह रही हूँ? मैं एक गहरी सांस लेकर रह गया। वो लड़की शर्लक होम्स की खाला साबित हो रही थी। मैंने संजीदगी से कहा, इसका मतलब है तुमने मुझे तलाश नहीं किया बल्कि मैं खुद तुम्हारे हाथ आया हूँ। क्या मतलब? मेरी गर्दन घुमाते हुए बोली, क्या तुम इस होटल में नहीं ठहरे हुए? क्या होटल वालों ने मुझसे गलत बयानी की है? मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, होटल वालों ने तुम्हें मिस गाइड नहीं किया। इनकी फराहम करदा मालूमात बिल्कुल दुरुस्त है। हकीकत यह है कि अब हालात बदल चुके हैं। हालात में क्या तब्दीली आई है? इसने पूछा। यही कि मैंने वो होटल छोड़ दिया, मैंने ठहरी हुई आवाज में कहा, और अगर मैं तुम्हें आज खुद इशारा न करता तो तुम मेरी
गर्द को नहीं पा सकती थी, मगर होटल वाले तुम्हारे चेकआउट के बारे में कुछ नहीं जानते। मैंने कहा ना, इनकी मालूमात अब पुरानी हो चुकी है। वो मुतज़ब्ज़ब नजर से मुझे देखते हुए बोली, कहीं तुम मुझे एक मर्तबा फिर उल्लू बनाने के चक्कर में तो नहीं? अल्लाह ने तुम्हें एक पुरकशिश और हसीन लड़की बनाया है। मैंने फराख दिली से इसकी तारीफ करते हुए कहा, मैं तुम्हें उल्लू बनाने वाला कौन होता हूँ? अब तक तुम मुतअद्दिद बार मुझे बेवकूफ बना चुके हो। वो शिकायती लहजे में बोली, वजी, इचरा ज्वेलरी की दुकान, अनारकली वगैरह वगैरह, ये सब क्या है वजदान? मैंने गंभीर आवाज में कहा, इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं, तुम मुझे बता दो कि इस मुल्क के और कौन कौन से बड़े लोगों से तुम्हारी रिश्तेदारी या तुम्हारे डैडी की शनासाई है। कराची एयरपोर्ट पर जुल्फकार जैदी ने तुम्हारी सिफारिश नमा जमानत दी और यहाँ पहुँचते ही DSP ट्रैफिक तुम्हारे मामू निकल नहीं आए। नादिया ने पहली मर्तबा हमारी गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा, मेरे डैडी पहले सदफ के मामू हैं और बाद में DSP ट्रैफिक। सदफ ने तुमसे कोई गलत बयानी नहीं की। मैंने नादिया से कहा, तुम तो मुझे खासे माकूल लड़की दिखाई देती हो, ये तुम्हारी कजन को क्या हो गया है? ये हाथ धोकर मेरे पीछे क्यों पड़ गई है? इसे तो अपनी मेडिकल की मोटी मोटी किताबों में सर खपाना चाहिए। इसने ख्वाब ख्वा के PhD के लिए मुझे क्यों मुंतखब कर लिया है? आखिर मैंने इसका क्या बिगाड़ा है? मैं वजी हूँ या वजदान, इससे क्या मतलब? किसी ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। सदफ ने संजीदगी से कहा, तुम खुद को वजदान तस्लीम कर लो, मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी। अगर तुम्हारा मुतालबा यहीं तक है तो चलो, मैं वजदान हूँ। मैंने सरसरी अंदाज में कहा, इतनी आसानी से जान छूट सकती है तो एक झूठ बोलने में कोई कबाहत नहीं। मैं वजी हूँ, वजी ही रहूंगा, एक झूठ से वजदान नहीं बन जाऊंगा। सदफ की गर्दन मेरी ही जानब मुड़ी हुई थी। मैंने इसकी आंखों की गहराई नापते हुए कहा, कहो अब तो तुम्हारी तसल्ली हो गई। सदफ तफ्तीशी नजर से मुझे टटोलती हुई नादिया ने कहा, मिस्टर वजदान, बात दरअसल ये है कि सदफ बहुत ही मुतजस्सिस लड़की वाकया हुई है। मुझे याद है इसने जिंदगी में कभी हार का मुंह नहीं देखा। इसे अपने मुशाहदे पर अंधा एतमाद है। इसने कुछ अरसा पहले तुम्हें जयपुर में देखा था, यानी अखबारात में तुम्हारी तस्वीर देखी थी और तुम्हारे कारनामों के तज़किरे पड़े थे। इसे 100% यकीन है कि तुम वजदान हो, लेकिन तुम्हारा मुसलसल इनकार इसके मुशाहदे की नफी कर रहा है, जो सदफ के लिए एक चैलेंज की हैसियत रखता है। जब तक ये तुम्हें वजदान साबित नहीं कर ले, चैन से नहीं बैठेगी। मैंने इसकी कुव्वत मुशाहदा के बहुत से नमूने देखे हैं, लेकिन ये तो बिला वजह की जिद हुई। मैंने चिढ़कर कहा, इसका मुशाहदा क्या हुआ? कोई हदीस शरीफ हो गई जो किसी भी सूरत गलत नहीं हो सकती। मेरे ख्याल में तो इसे मेडिकल छोड़कर पुलिस के इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में चले जाना चाहिए। यही शोभा इसे सूट करता है। अगर ये डॉक्टर बन गई तो सेहतमंद अफराद के अंदर वो बीमारियां भी ढूंढ निकालेगी जो ताहाल दरियाफ्त नहीं हुई। नादिया ने कहा, वो अपने शक में बड़ी हद तक हक बजानब भी है। तुम्हारे मुतअद्दिद झूठ और फिर इस लग्जरी होटल के आलीशान स्वीट में क्याम से साबित होता है कि तुम इचरा जैसे मतवस्त इलाके में रहने वाले वजी नहीं हो सकते। वहाँ रहने वाले बेशतर अफराद की महाना आमदनी इस होटल के 2 रोजा क्याम के अखराजात से भी कम होती है। वो दोनों मुझे बुरी तरह घेर चुकी थी। मैंने सदफ को मुखातब करते हुए कहा, अब तो मैं खुद को वजदान तस्लीम कर चुका हूँ। तुम्हारे तजस्सुस की तस्कीन हो गई। वो मुझे खोजती हुई नजर से देखते हुए बोली, वजदान, तुम बहुत पुरअसरार हो। तुम्हारी तरह तुम्हारी डार्लिंग भी अजूबा रोजगार है। मैं इसके चमत्कार की गवाह हूँ। कराची एयरपोर्ट पर सुबह इसने जिस नौयत का हंगामा खड़ा किया था, वो अपनी मिसाल आप है। मेरे अंदर से कोई चीख चीख कर कह रहा है कि तुम वो नहीं जो नजर आते हो। इससे फर्क क्या पड़ता है? मैंने कहा, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन मुझे पड़ता है। वो बगौर मेरे चेहरे का जायजा लेते हुए बोली, मैं तुम्हारे इसरार को खोल कर रख दूंगी। मेरे अंदर तजस्सुस का मादा कूट कूट कर भरा हुआ है। आखिरी जुमला इसने एक अदा से अदा किया तो मेरे जी में आई कि कह दूं, तुम्हारे अंदर तो बारूद कूट कूट कर भरी हुई है। कहीं से डॉक्टर नहीं लगती हो। डॉक्टर तो एक मसीहा होता है, दुख दर्द की दवा करता है। तुम तो अपने आतिशफशानी अंदाज से होश व खुर्द पर बिजलियां गिराती हो और दिलो दिमाग को तहो बाला करके रख देती हो। लेकिन ये ख्यालात मेरी सोच तक महदूद रहे। मैं इन्हें अल्फाज के कालब में डाल सका। सिर्फ इतना कहकर रह गया, मुझे और भी बहुत से काम है। अब मैं इजाजत चाहूंगा, प्लीज। सदफ ने मानी खेज लहजे में कहा, तुमने नीम दिली या बद दिली से खुद को तस्लीम किया है। वजदान की हैसियत से इकरार करने का मतलब यही है कि तुम कुछ अरसा कबल पिंक सिटी में मौजूद थे और अपने दोस्त ठाकर बानोद सिंह की मदद से तुमने वहाँ के पंडितों और पुजारियों की ईंट से ईंट बजा रखी थी। क्या तुम इस दुश्मनी पर कुछ रोशनी डालोगे? मैं तुम्हारी हर फरमाइश पूरी करने का पाबंद नहीं हूँ, मैंने मसनूई रखाई से कहा। वो बोली, चलो इतना ही बता दो, पाकिस्तान
में किस मिशन पर आए हो। मैंने कहा ना मैं अब तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। चलो सवाल का जवाब ना दो मगर इतना तो करो, जब तक मैं लाहौर में हूँ तुम मुझसे राब्ते में रहो। वो मुफाहमाना अंदाज में बोली। मैंने पूछा तुम मुझसे टच में क्यों रहना चाहती हो? तुम्हारे बारे में जानने के लिए मेरे अंदर बेपनाह तजस्सुस है। तुम अपने तजस्सुस को स्टडी में इस्तेमाल करो तो तुम्हारे लिए मुफीद रहेगा। मैंने मशवरतन कहा। मेडिकल की एक स्टूडेंट को इस किस्म के फजूल कामों में अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए, और वो भी ऐसी स्टूडेंट के जिसका फाइनल ईयर चल रहा हो। 1 साल बाद तुम डॉक्टर बनने वाली हो, तुम्हें अपने प्रोफेशन पर तवज्जो देना चाहिए। वो बेपरवाही से बोली। मेडिकल में तो मुझे पापा ने फंसा दिया है, पता नहीं मैं हर साल किस तरह पास हो जाती हूँ। वैसे मैंने फैसला कर लिया है डॉक्टर बनने के बाद प्रैक्टिस नहीं करूंगी। फिर क्या करोगी? मैंने तेज लहजे में दरियाफ्त किया। वो बोली घूमूं फिरूंगी, सैर सपाटा करूंगी। मुझे महम जोई से भरपूर जिंदगी पसंद है जैसी जिंदगी तुम गुजार रहे हो। कुछ देर बाद रेस्टोरेंट में 4 अफराद दाखिल हुए और हॉल के कोने में एक मेज संभाल कर बैठ गए। मैं सरसरी अंदाज में इन पर एक नजर डालकर अपनी साथियों की तरफ मतवज्जो हो गया। इन चारों ने हमारी जानब तवज्जो न दी। मेरी तरह नादिया और सदफ ने भी नवार्द अफराद को देख लिया था और नादिया इनकी आमद से कुछ बेचैन सी हो गई थी। मैंने इसकी बेचैनी खास तौर पर नोट की और कहा, क्या बात है नादिया, तुम इतनी नर्वस क्यों हो रही हो? कुछ नहीं। वो कौन आंखियों से इन चारों की तरफ देखते हुए बोली। सदफ ने कहा, कुछ तो है नादिया, मैंने महसूस किया है कि तुम अचानक मुस्तरब और घबराई हुई लगने लगी हो। बात खत्म करते ही सदफ ने भी इस मेज की जानिब देखा जहाँ वो चारों बैठे थे। नादिया की बेकैफी का ताल्लुक इन्हीं लोगों से था। मैंने इनकी जानिब इशारा करते हुए नादिया से पूछा, क्या तुम इन चारों की वजह से परेशान हो गई हो? चारों नहीं, सिर्फ एक की वजह से। कौन एक? सदफ ने इस्तफसार किया। वो बोली, सिकंदर। इन चारों में सिकंदर भी मौजूद है। ओह, सदफ ने एक तवील सांस खारिज करते हुए कहा, वही सिकंदर है जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था। वो एक MP लाला बशीर का बिगड़ा हुआ बेटा है और तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। नादिया ने असबात में सर हिलाने पर इत्तफाक किया। शायद हमारी इस मानी खेज और गंभीर गुफ्तगू की तासीर इनकी मेज तक पहुंच गई। मैंने सिकंदर नामी इस आवारा नौजवान को वहां से उठकर हमारी जानब आते देखा। इसने जीन्स पर सुर्ख टी-शर्ट पहन रखी थी। 6 फुट कद और सेहत काबिल रश्क थी। इसके बाजुओं की मछलियों को देखकर पहली नजर में अंदाजा हो जाता था वो बाकायदगी से बॉडी बिल्डिंग करता होगा। हमारे करीब आकर इसने बारी बारी हम तीनों पर एक निगाह डाली, फिर नादिया से मुखातब होते हुए बोला, मैं इधर से गुजर रहा था, इस रेस्टोरेंट के बाहर तुम्हारी गाड़ी खड़ी हुई देखी तो तुम्हें देखने अंदर चला आया। भाई, तुमने अपनी गाड़ी का ऐसा नंबर लिया है कि नजर पड़ते ही इंसान चौंक उठता है। फिर इसने बड़े बोंडे अंदाज में नीली शराड का नंबर दोहराया, 911 इमरजेंसी पुलिस कॉलिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तुम भी किसी इमरजेंसी से कम नहीं हो। बात खत्म करते ही इसने बेहुदा अंदाज में एक नीचा कहकहा लगाया। यहाँ तक इसकी बात दुरुस्त थी कि 911 फोन नंबर अमेरिका में फौरी मदद के हसूल के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इस बात में सच्चाई होती तो वो रेस्टोरेंट में दाखिल होने के बाद सीधा हमारी तरफ आता। वो चारों बड़ी बेपरवाही से अंदर आकर एक मेज के गर्द बैठ गए थे। वो मेज चूंकि मेरी नजर के बिल्कुल सामने थी, इसलिए मैंने इनकी एक एक हरकत को नोट कर लिया। अभी चंद लम्हे पहले सिकंदर अचानक नादिया की जानब देखकर चौंका था। इसके बाद ही वो उठकर हमारी तरफ बढ़ा था। नीली शराड 911 का हवाला इसने फ्लोक में दिया था, जो इत्तफाक से बिल्कुल दुरुस्त था। मज़कूरा गाड़ी रेस्टोरेंट से बाहर मौजूद थी। नादिया जुज़बुज़ होते हुए बोली, मैं इस वक्त अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के साथ हूँ, तुम ये बेहूदगी बंद करो और यहाँ से दफान हो जाओ। मुअज़्ज़ज़ मेहमान, वो एहतजाजिया अंदाज में बोला। फिर मेरी जानब इशारा करके नादिया से पूछने लगा, ये पिची कहाँ से पकड़ा है तुमने? स्टूपिड, यू ब्लडी, नादिया गुस्से से बोली। नो, वो बच्चों की तरह इसे पुचकारते हुए बोला, इंग्लिश में मास्टर्स करने का हरगिज ये मतलब नहीं कि तुम हर जगह गेट पेट करती फिरो। बात खत्म करते ही इसने बड़ी बदतमीजी से अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और नादिया के गाल को छूने की नाकामयाब कोशिश की। नाकामयाब इसलिए कि इसका हाथ हरकत में आते ही मेरे तन बदन में एक आग सी भड़क भर गई थी। फिर इससे पहले कि मैं इसे कोई यादगार सबक सिखाने के लिए अपनी जगह से जुम्बश करता, मेरी आंखों ने एक तहय्यर खेज मंजर देखा। सदफ का दायां हाथ बिजली की सी सूरत से हरकत में आया। वाकई मेरी निगाह में एक बिजली सी कौंदी थी। पलक झपकते कबल सदफ के हाथ ने सिकंदर के आगे बढ़े हुए हाथ को एक तरफ झटका और फिर एक धुआंधार पंच इसकी नाक पर पड़ा। सदफ ने राइट ब्लॉक के बाद लेफ्ट स्ट्रीट पंच चलाया था। सदफ ने पंच में तूफानी ताकत थी।
सिकंदर जैसा हट्टा कट्टा बॉडी बिल्डर लड़खड़ा कर पीछे की जानब गया। बेइख्तियार इसका हाथ नाक पर चला गया। सदफ ने एक पंच पर ही इक्तफा नहीं किया, बल्कि सिकंदर की नाक पर सलामी देते ही वो कुर्सी खींचकर उठ खड़ी हुई। फिर दोनों हाथ मेज पर टिकाकर इसने किसी जिम्नास्टिक की तरह अपनी बॉडी को हवा में उछलाया और इसकी डबल किक जख्मी सिकंदर के थोपड़े पर पड़ी। वो आने बाहर में पुश्त के बल जमीन पर जा गिरा। सदफ की इन लम्हाती हरकत ने मुझे बता दिया वो मार्शल आर्ट्स में महारत रखती थी। ये लड़की मुझे हैरान करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रही थी। मैंने इसकी तरफ देखते हुए एक तवील सांस खारिज की। इसी लम्हे वो उछलकर मेज से कूद गई। सिकंदर मेज से उठ खड़ा हुआ। सदफ ने इसके सीने पर एक जोरदार फ्रंट किक रसीद कर दी। इसने अपने तई एक हाई किक चलाई थी, लेकिन दोनों की कामत में वाज़ेह फर्क होने के सबब सदफ का पांव सिकंदर के सीने तक ही पहुंच पाया। सदफ का कद 5 फुट से ज्यादा नहीं था। इसके बड़े बड़े वजूद में बिजली भरी हुई थी। सदफ की किक खाने के बाद सिकंदर एक कदम पीछे हटा। फिर इसने बड़े वहशियाना अंदाज में सदफ को राइट राउंड हाउस किक मारी। सदफ ने एक स्टेप अंदर आकर किक को ब्लॉक किया। इसके साथ ही दोनों हाथों का पुश इसके डाया फ्राम पर रसीद कर दिया। इस अटैक के नतीजे में सिकंदर को पीछे हटना पड़ा। इसके बैक फुट पर जाते ही सदफ ने एक भरपूर साइड किक इसके पेट में रसीद कर दी। सिकंदर एक मरतबा फिर चारों शाने चित रेस्टोरेंट के फर्श पर पड़ा था। सदफ की कारकर्दगी मेरे लिए इत्मीनान बख्श थी। मैंने अपने करीब बैठी नादिया से कहा, तुम्हारी कजन वाकई गलत शोबे में चली गई है। इसे मेडिकल फील्ड में नहीं बल्कि मार्शल फील्ड में होना चाहिए। वो सहमे हुए लहजे में बोली, वजदान मैं जानती हूँ सदफ एक अच्छी मार्शल आर्टिस्ट है, लेकिन रेस्टोरेंट में इसे कोई फड्डा मोल नहीं लेना चाहिए था। सिकंदर के साथ 3 लड़के और भी हैं और वो तीनों बड़े बापों के बेटे हैं। ख्वाह मुख्वाह कोई मुसीबत खड़ी ना हो जाए। तुम इन चारों से खौफजदा हो या इनके बापों के असर और रसूख से? वो बोली, इनके बापों से तो मेरा बाप निबट लेगा। मुझे डर है अगर सिकंदर के साथी भी सदफ पर पल पड़े तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। मुझे दंगा फसाद और लड़ाई झगड़े का कोई तजर्बा नहीं। मैंने ठोस लहजे में कहा, फिलहाल तो मुकाबला 1 to 1 चल रहा है और सदफ सिकंदर पर भारी पड़ रही है। अगर इसके साथी बीच में कूदे तो मैं इन्हें देख लूंगा। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। वो कदरे मुतमिन नजर आने लगी। रेस्टोरेंट में हमारे अलावा दर्जन भर अफराद और भी मौजूद थे, जिनमें मर्दो जान की तादाद बराबर थी। वो सब लाइव फाइट की बड़ी दिलचस्पी से देख रहे थे। अलबत्ता रेस्टोरेंट का मैनेजर खासा हवास बागता और परेशान नजर आता था। सिकंदर जल्दी से उठकर सदफ के मध्य मुकाबल खड़ा हो गया। फिर इसने नफरत अंगेज अंदाज में सदफ को एक नकाबले इशात गाली दी। सदफ के हाथ पांव मेकान की अंदाज में हरकत में आ गए। वो किसी फिरकी की मानंद अपने जिस्म को हरकत देते हुए सिकंदर पर लात मुक्के बरसाने लगी। इसके स्टेप से जाहिर होता था मार्शल आर्ट्स के साथ साथ जिम्नास्टिक में भी इसे खासी महारत हासिल है। अपने हाथ पांव की नपी तुली जरबों से इसने अरीफ का कबाड़ा कर दिया तो इसके साथियों को जोश आ गया। वो तीनों तैश के आलम में उठे और भागते हुए सदफ की जानब बढ़े, लेकिन मैं इनके रास्ते में एक दीवार बन गया। मैंने आगे बढ़कर एक पेट में घुटना रसीद किया, दूसरे के मुंह पर कोहनी मारी और तीसरे को अपने कंधे के ऊपर से गुजार कर दूर उछाल दिया। वो दराज कामत दुबला पतला नौजवान हवा में प्रवास करते हुए एक मेज की टॉप पर गिरा। इस मेज पर एक जोड़ा मौजूद था। वो हड़बड़ा कर उठ गए। लड़की के हलक से तो एक सुरीली चीख भी बरामद हुई थी। मेज खासी मजबूत साबित हुई, ताहम इस पर रखे हुए बर्तन अपनी अपनी असल के मुताबिक आवाज पैदा करते हुए रेस्टोरेंट के फर्श पर इधर उधर बिखर गए। मैंने एक नजर अपने मजरूह शिकार पर डाली। इसकी कमर पर शदीद चोट आई थी। वो मेज की टॉप पर पड़ा करा रहा था। इसी वक्त मुझे अपनी गर्दन पर किसी के दबाव का लम्स महसूस हुआ। मुझे गाफिल पाकर कोहनी खाने वाले नौजवान ने मेरी गर्दन को अपने बाजू में कसने की कोशिश की थी, जिसके पेट में मैंने घुटना रसीद किया था। वो भी उठकर तेजी से मेरी जानिब बढ़ा। मैंने अपने अकब में मौजूद अरीफ के बाजू और अपनी गर्दन के दरमियान हाथ फंसाया और दोनों पांव फजा में बुलंद करते हुए एक डबल जर्क किक सामने से आने वाले के सीने पर सब्त कर दी। इस डबल किक में किसी वजनी हथौड़े ऐसी जरब पोशीदा थी। सीने पर किक खाने वाला तोप में से निकले हुए गोले की मानंद बैक गियर में सफर करते हुए दूर तक लड़खड़ाता चला गया। इस किक की तकमील के साथ ही मैंने अपनी पुश्त पर मौजूद शख्स के बाजू को गिरफ्त में लिया और अपनी बॉडी को ट्विस्ट करते हुए इसे थ्रू मार दिया। वो मेरे सर के ऊपर से होते हुए मेरे सामने फर्श पर गिरा। थ्रू अगर पूरी टेक्निक के साथ मारा जाए तो अपने से 10 गुना भारी शख्स को भी जमीन पर पटका जा सकता है। मुझसे पिटने वाला भी उठकर खड़ा भी नहीं हो पाया था कि सिकंदर धड़ाम से इसके ऊपर आ गिरा। सदफ ने भी थ्रू ही का कोई अंदाज इस्तेमाल करते
करते हुए सिकंदर को यहाँ पहुँचाया था। इसके साथ ही वो खुद भी लपक कर जाए वकूआ पर पहुँच गई। मैंने कहा, सदफ हरीफों का तबादला फाइट के लुत्फ को दुबाला कर देता है, तुम सिकंदर को मेरे लिए छोड़ दो और इन दोनों की तरफ चली जाओ। इसके साथ ही मैंने मेज पर पड़े और कराहते हुए शख्स की जानिब इशारा भी कर दिया। वो गहरी संजीदगी से असबात में सर हिलाते हुए मेरी बताई हुई सिमत की जानिब बढ़ गई। इसी वक्त मैंने अपने पाँव के नजदीक एक हरकत महसूस की। सिकंदर ने मेरे टखनों को गिरफ्त में लेते हुए मुझे गिराने की कोशिश की थी। वो मेरे पाँव को इतने जोर से झटका दे चुका था कि अगर मैं बर वक्त कार्रवाई न करता तो मेरा जमीन बोस होना लाजमी था। मैंने अपने कदमों पर खड़े खड़े हवा में जंप की और बड़ी तेज रफ्तारी से बैक समरसॉल्ट लगा दिया। सिकंदर के दोनों हाथ मेरे पाँव के साथ ही फिजा में बुलंद हुए। वो मेरे टखनों पर गिरफ्त कायम न रख सका और मेरे पाँव इसकी ठोड़ी को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाकर समरसॉल्ट की तकमील के लिए रवाना हो गए। सिकंदर एक तेज चीख के साथ पीछे को उलट गया। सिकंदर मार्शल आर्ट से नाबलद नहीं था। मैंने सदफ के मुकाबले इसे हाथ पांव चलाते देखा था, लेकिन इस गम का कोई इलाज नहीं था कि इसका वास्ता मुझसे पड़ गया। मेरे हिस्से में आने वाला दूसरा शख्स भी मार्शल आर्ट्स जानता था। अलबत्ता सदफ ने अब जिस तरफ रुख किया था वो दोनों स्ट्रीट और देसी किस्म के फाइटर थे। वो दोनों बियाक वक्त मुझ पर हमला आवर हुए, एक दाएं से और दूसरा बाएं से। इन्होंने मुझ पर राउंड हाउस किक्स चलाई। मैंने बड़ी सूरत से अपने बाजुओं को काम में लाते हुए आउटर ब्लॉक किया। फिर सिकंदर के मुंह पर एक क्रीसेंट मारी। ये लेफ्ट क्रीसेंट किक थी। जैसे ही मेरा पांव जमीन पर आया मैंने घूमकर एक व्हील किक चलाई जो सीधी जाकर दूसरे मध्य मुकाबल की कनपटी पर लगी। वो दोनों हाथों से सर थाम कर झूमने लगा। व्हील किक बड़ी खतरनाक किक है। ये ग्राउंड हो या फ्लाइंग, हर सूरत में अपने टारगेट का सवा सत्यानाश मार कर रख देती है और खास तौर पर सर में लगने वाली किक तो मध्य मुकाबल को जमीन चाटने पर मजबूर कर देती है। मुझसे कनपटी पर किक खाने वाला थोड़ा जुमा लड़खड़ाया और अनाज की बोरी की मानद दब से जमीन पर जा गिरा। इसके बेहिस्सो हरकत जिस्म को देखकर अंदाजा होता था वो कुछ अरसे के लिए फर्श नशीन ही रहेगा। मैं सिकंदर की जानिब मुतवज्जो हो गया। वो बड़े खूंखार अंदाज में मुझ पर झपटा। दर पे पहुंचने वाली चोटों ने इसके मार्शल आर्टिस्ट की सिटी गुम कर दी थी। इसके जारहाना अंदाज में कहीं भी मार्शल आर्ट्स की झलक नहीं दिखाई दे रही थी। इसने आगे बढ़कर मेरे चेहरे को अपने मुक्के का निशाना बनाना चाहा। मैंने नेक जर्क से चेहरे को बचाया। इसने दूसरा मुक्का मेरे सीने पर मारा, फिर दोनों बाजुओं के घेरे में मुझे मुकैयद करने की कोशिश की। मैंने इसके फैले हुए बाजुओं का घेरा मुकम्मल होने से पहले ही बड़ी सूरत से इसकी कलाइयों को अपने हाथों की आहनी गिरफ्त में जकड़ लिया, फिर एक झटके से बाहर को मरोड़ दिया। इस अमल में सिकंदर का सीना खुल गया। अभी वो कलाइयां मुड़ने की तकलीफ को पूरी तरह महसूस भी नहीं कर पाया था कि इसके खुले हुए सीने पर मैंने फ्रंट थ्रस्ट किक मारी। इसके साथ ही मैंने इसकी कलाइयों को आजाद कर दिया। थ्रस्ट किक में एक खौफनाक धक्का पोशीदा था। फिर सिकंदर की कलाइयां आजाद होते ही इस धक्के के असरात में कई गुना इजाफा हो गया। वो हवा में पसपा होते हुए सदफ के नजदीक पहुंच गया। इसी लम्हे मुझे सदफ की तरफ ध्यान देने का मौका मिला। इसने पस्ता कामत स्ट्रीट फाइटर को लंबा लिटा दिया था और दराज का दुबले पतले शख्स हरीफ से नबर्द आजमा थी। ये शख्स पहले ही मेज से टकराकर अपनी कमर पर शदीद चोट खाए बैठा था। इससे निबड़ने में सदफ को ज्यादा मुश्किल पेश नहीं आ रही थी। सदफ को अपने नजदीक देखकर सिकंदर पर जुनून सवार हो गया। वो इसके लिए दुश्मन अव्वल का दर्जा रखती थी। सदफ ही ने इस गर्म जंग का आगाज किया था। सिकंदर ने आओ देखा ना ताओ एक कुर्सी उठाई और इसे बड़े वहशियाना अंदाज में सदफ के सर पर दे मारा। इसी लम्हे नादिया के हलक से एक दहशतनाक चीख खारिज हुई और इसने दोनों हाथों से सर थामते हुए आंखें बंद कर ली। इसकी दानिश्त में सिकंदर के हाथ में मौजूद कुर्सी ने सदफ की खोपड़ी चटका दी थी, मगर हकीकत इसके बरक्स थी। सदफ की फुर्ती ने एक लम्हे के लिए मुझे भी साकत कर दिया। जैसे ही सिकंदर ने कुर्सी को फजा में बुलंद किया, सदफ फ्रंट रोल करते हुए मेज के ऊपर से गुजर गई। कुर्सी सदफ की खोपड़ी के बजाय मेज पर लगी और इसके आजाद चारों जानिब बिखर गए। सिकंदर ने अपनी नाकामयाबी पर जोंजलाकर सदफ को एक गैर अखलाकी लकब से नवाजा और गुर्रा कर इसकी जानिब बढ़ा। सदफ रोलिंग के बाद उठकर खड़ी हो चुकी थी। इसने औंधे बैल के मानिंद अपने जानिब बढ़े हुए सिकंदर को डाज दिया। वो अपनी ही जौंक में आगे बढ़ गया। सदफ ने बड़ी टेक्निक से नीचे बैठकर इसके पाँव में अपनी टांग फंसा दी। सदफ की इस हाफ स्वीप ने बड़ा उम्दा काम दिखाया। सिकंदर तूफानी रफ्तार से मुंह के बल रेस्टोरेंट के फर्श पर गिरा। इसी वक्त सिकंदर के दुबले पतले साथी ने अपने लिबास में से एक खतरनाक पिस्टल
निकालकर सदफ को निशाने पर रख लिया और वहशतनाक अंदाज में गुर्राया, एक कदम भी आगे न बढ़ाना वरना मैं गोली चला दूंगा। सदफ स्टिल हो गई। रेस्टोरेंट में मौजूद हर शख्स को गोया सांप सूंघ गया। थोड़ी देर पहले वो बड़ी दिलचस्पी से ये फाइटा फाइटी देख रहे थे, लेकिन पिस्टल की रोनमाई के बाद इनके चेहरे सरासीमगी की लपेट में आ गए। मैंने पिस्टल बरदार पर एक तजियाती निगाह डाली और पलक झपकते में भांप लिया कि वो फायरिंग का इरादा नहीं रखता था। इसकी आंखों में फरार की ख्वाहिश हलकोरे ले रही थी। शायद सदफ को धमकाकर वहां से रफू चक्कर होने के चक्कर में था। सदफ ने अपने चेहरे से यूं जाहिर किया जैसे वो इसकी धमकी में आ गई, मगर दूसरे ही लम्हे इसने वो हरकत की जिसकी मैं तवक्को नहीं कर रहा था। यकीनन इसने मुसल्लह शख्स के अज़ाइम को इसकी आंखों में पढ़ लिया, वरना वो इतना बड़ा रिस्क न लेती। वो सहम कर बड़े बुज़दिलाना अंदाज में एक कदम पीछे सरकी, फिर इसने अपने दाएं पांव के नजदीक पड़ी हुई एक कुर्सी पर जोरदार ठोकर मारी। कुर्सी फुटबॉल की मानिंद ठोकर खाकर हवा में उछली और सीधी पिस्तौल बरदार की जानब प्रवास कर गई। अगले ही लम्हे सदफ उचक कर इसके पास पहुंच गई। एक नरमो नाजुक 5 फुट की हसीनो जमील लड़की से इस किस्म की मर्दाना हरकत के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। सदफ साबित कर रही थी कि वो ऐसी कुर्सियों और मेजों को अपने पाँव की ठोकरों में उड़ाने का हौसला रखती है। मार्शल आर्टिस्ट में ये मरहला बहुत देर से आता है और खास तौर पर लड़कियां इन दिक्कत आमेज कठिनाइयों में नहीं पड़ती। कुर्सी सीधी जाकर पिस्टल पर लगी। इससे पहले पिस्तौल बरदार बुखलाहट में सदफ के लिए हमले की राह हमवार कर चुका था। कुर्सी को अपनी जानब आते देखकर बचाव के अंदाज में इसने दोनों हाथ फजा में बुलंद हुए। इन लम्हात में वो ये भूल गया कि इसके एक हाथ में पिस्टल भी मौजूद है। इसने अपने चेहरे को बचाने के लिए ऐन फितरी अंदाज से रद्द-ए-अमल का मुजाहरा किया था। सदफ ने इसके उठे हुए हाथों की परवाह किए बगैर आगे बढ़कर इसके पेट, सीने और चेहरे पर मुक्कों की बरसात कर दी। कुर्सी के खौफनाक टकराव के सबब पिस्टल इसके हाथ से छूट चुका था। सदफ के पे दर पे हमलों ने चंद लम्हों में इसे अदमवा कर दिया। इसकी कमर पहले ही शदीद जख्मी थी। वो देखते ही देखते जमीन बोझ हो गया। इसी वक्त रेस्टोरेंट के बाहर पुलिस के मखसूस सायरन की आवाज उभरी। अगले ही लम्हे रेस्टोरेंट के दरवाजे के करीब किसी भारी गाड़ी के रुकने की आवाज आई। फिर 4 गन बरदार पुलिस वाले रेस्टोरेंट में दाखिल हुए। उन्होंने आते ही वहां मौजूद हर शख्स को हैंड्स अप कर दिया। इन चारों में एक ओहदे के लिहाज से सब इंस्पेक्टर था, बाकी 3 कांस्टेबल रैंक के थे। सब इंस्पेक्टर के हाथ में रिवाल्वर था, जबकि बाकी पुलिस एहलकारों ने क्लाशनकोव्स उठा रखी थी। वो किसी इत्तेफाक से इधर नहीं आ निकले थे, बल्कि इन्हें बाकायदा फोन करके रेस्टोरेंट में पेश आने वाले हालात से आगाह किया गया था और ये हरकत रेस्टोरेंट के मैनेजर के सिवा किसी और की नहीं हो सकती थी। पुलिस की आमद के बाद वही बढ़ चढ़कर बोलने लगा। हमारी मसरूफियत के दौरान में इसे पुलिस को बुलाने का मौका मिल गया था। पुलिस वालों ने जाए फसाद का तफसीली जायजा लिया और रेस्टोरेंट के मैनेजर समेत हम सब को पुलिस स्टेशन चलने के अहकाम सादर कर दिए। मैंने सब इंस्पेक्टर को मुखातिब करते हुए कहा, ऑफिसर, रेस्टोरेंट का मैनेजर इस वाक़े का ऐनी शाहिद है। आप इससे पूछ सकते हैं, हम कसूरवार नहीं। इन्हीं बदमाशों ने हमें हाथ उठाने पर मजबूर किया था। कौन बदमाश और कौन शरीफ, इसका फैसला तो थाने चलकर ही किया जाएगा। एएसआई ने सख्त लहजे में कहा। हम मैनेजर को भी तुम लोगों के साथ ही ले जा रहे हैं। जो भी बयान देना वहीं चल कर देना। सिकंदर ने आगे बढ़ते हुए कहा, सब इंस्पेक्टर साहब, मेरा नाम सिकंदर है। मैं लाला बशीर का बेटा हूँ। हमें थाने ले जाना आपको बहुत महंगा पड़ेगा। मेरे ये तीनों साथी भी मामूली नहीं है। बाबर मारूफ सनतकार फुरकान खान का बेटा है। तौसीफ के बाप मुजीब राठौर को कौन नहीं जानता। ये सियासत के मैदान का एक जाना पहचाना नाम है। और सलीम के वालिद एक थाने में SHO हैं। मलक बरकत अली का नाम आपने जरूर सुना होगा। वो एक लम्हे को रोककर बड़े तंजिया अंदाज में मेरी तरफ देखते हुए बोला, अगर आपको थाने ले जाने का ज्यादा ही शौक है तो इन तीनों को ले जाएं। फिर इसने बेहोश पड़े अपने साथियों की जानिब इशारा किया। नुकसान हमारा हुआ है, आप खुद देख सकते हैं। अगर इन तीनों में से किसी को कुछ हो गया तो आपके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। सिकंदर बड़े वाज़ेह अल्फाज में सब इंस्पेक्टर को धमका रहा था और मैंने देखा एएसआई इसकी धौंस में आ चुका था। वो बहुत मुतफक्कर नजर आने लगा। इस वक्त वो तमाम कानून को फरामोश करके साहिब रसूख अफराद से मरूब नजर आता था। इसने हमारी जानब इशारा करते हुए कांस्टेबल्स को हुक्म दिया, ओए इन तीनों को पकड़कर मोबाइल में डालो और मैनेजर को भी उठा लो। हम इतनी खुली गुंडागर्दी नहीं होने देंगे। मैंने ऑफिसर से कहा, यह तो सरासर ज्यादती है। आप कानून के मुहाफिज हैं। अगर आप ही कानून शिकनी करेंगे तो ये मुल्क कैसे चलेगा। ओए तुम मुझे कानून सिखाओगे? सब इंस्पेक्टर ने आंखें निकालते हुए कहा, ये मुल्क चल रहा है और बहुत खूबसूरती से चल रहा
रहा है। तुम्हारे मशवरों की हमें कोई जरूरत नहीं, ये मुल्क चल नहीं रहा, जल रहा है। मैंने जहर खांद लहजे में कहा, और इसको जलाने वाले तुम्हारे ही जैसे कानून शिकन हैं, जो ताकतवर अफराद से मरूब होकर मुजरमों और जुराइम की पर्दापोशी करते हैं। सब इंस्पेक्टर बेयकीनी से मुझे तकने लगा। वो सोच भी नहीं सकता था कि कोई इसके सामने ऐसी जुबान दराजी भी कर सकता है। इसने मुझे खा जाने वाली नजर से घूरा और सुलगते हुए लहजे में बोला, लगता है तुम्हारा कभी किसी पुलिस से वास्ता नहीं पड़ा। बहुत पड़ा है, मैंने जवाबन इसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। सिर्फ यहाँ ही नहीं बल्कि दुनिया के कई ममालिक की पुलिस को मैं भुगत चुका हूँ, मगर यहाँ का बाबा आदम ही निराला है। वो तंजिया अंदाज में हंसा, यही बाबा आदम तुम्हें थाने लेकर जाएगा और कानून से गुफ्तगू करने के आदाब भी सिखाएगा। थाने जाना है तो सब जाएंगे, मैंने दो टोक अल्फाज में कहा। तुम इन अमीर और वजीर जादों से खुसूसी बर्ताव नहीं कर सकते। मेरा लहजा खुद ब खुद तुर्श हो गया। मैंने नाजिया की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हारे लाला बशीर के सपोत सिकंदर ने मेरी इस साथी से बदतमीजी करने की कोशिश की थी। हमने जो कुछ भी किया अपनी हिफाजत में किया है। इस वाक़े के यहाँ कई गवाह हैं। पुलिस की आमद के बाद वहाँ मौजूद अफराद को निकलने का मौका नहीं मिला था। मैंने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, आप यहाँ मौजूद अफराद का बयान ले सकते हैं। रेस्टोरेंट के मैनेजर का बयान भी हमारे हक में जाएगा। मैंने थोड़ा सा तवक्कुफ किया, फिर ठोस लहजे में कहा, ऑफिसर आप मेरी साथी नादिया को कोई मामूली लड़की ना समझे। ये एक हाजिर ड्यूटी डीएसपी की बेटी है। सब इंस्पेक्टर ने चौंक कर मुझे देखा। डीएसपी? हाँ डीएसपी ट्रैफिक औरंगजेब खान, नादिया ने फखरिया अंदाज में कहा। नादिया के जुमले ने सब इंस्पेक्टर का चेहरा मुतगैर कर दिया। अगर वो डीएसपी की बेटी या इसके साथियों के खिलाफ कोई कदम उठाता तो आप बैल मुझे मार वाली बात होती। दूसरी तरफ वो सिकंदर का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। इस सूरत में के ज्यादा नुकसान भी सिकंदर और इसके साथियों को ही पहुंचा था। मौका परस्त सब इंस्पेक्टर ने एक चाल चली और वहां मौजूद अफराद से मुखातब होते हुए बोला, आप लोग इस सिलसिले में क्या कहते हैं? वो सब हमारी हमायत में बोलने लगे। जब वो अपना गुबार निकाल चुके तो सब इंस्पेक्टर ने इनके नाम पते नोट किए और महकमाना अंदाज में कहा, अब आप लोग जा सकते हैं। अगर किसी मरहले पर आपकी जरूरत पड़ी तो बुला लिया जाएगा। मैं दोनों पार्टियों को अपने साथ थाने ले जाऊंगा। इनके बयानात वहीं चलकर होंगे। आम शहरियों में पुलिस का तस्वर यही है कि वो अवाम को ख्वाह मुख्वाह परेशान करती रहती है और बेकसूर को भी घेर घार कर उल्टे सीधे केस में उलझा देती है। इस वक्त पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर इन्हें बड़ी नरमी और शराफत से जाने की इजाजत दे रहा था। इन्होंने इसे मौका गनीमत जाना और खामोशी से खिसक लिए। इस दौरान में सब इंस्पेक्टर के साथी कांस्टेबल ने अपने काम जारी रखते हुए भला जुलाकर बाबर तौसीफ और सलीम को होश दिला दिया था। दुबले पतले दराज कामत तौसीफ के पिस्टल को भी पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया। मारूफ सियासतदान मुजीब राठौर के बिगड़े हुए इस बेटे को अच्छा खासा सबक मिल चुका था। वो बड़ी कीना तोज नजर से सदफ को घूर रहा था। बाबर और सलीम के चेहरों से भी हमारे लिए बेपनाह नफरत झलक रही थी। इन्होंने अपने इस हशर के बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा। सब इंस्पेक्टर मुझे और सिकंदर को एक तरफ ले गया और निहायत ही राजदाराना लहजे में बोला, आप लोग एक दूसरे का बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं लेकिन मैं आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। थाने पहुंचते ही दोनों पार्टियों के लवाहकीन की तरफ से टेलीफोन का तांता बंद जाएगा। हासिल वसूल कुछ नहीं, ये बात तुम लोग भी बहुत अच्छी तरह जानते हो। इसलिए बेहतर यही है कि आपस में तस्फिया कर लो। मैनेजर को मुतमिन करने के लिए मैं तुम सब को मोबाइल में बिठाकर अपने साथ ले जाता हूँ। इस तरह कानूनी कार्रवाई भी अमल में आ जाएगी। थाने पहुँचने तक तुम लोग कोई फैसला कर लो। तस्फिया तो मैं किसी सूरत नहीं करूँगा, सिकंदर ने बिफरे हुए लहजे में कहा। मेरा और मेरे साथियों का बहुत नुकसान हुआ है, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। मैंने इंस्पेक्टर की जानब देखते हुए कहा, तुमने मेरी साथी नादिया की न सिर्फ इंसल्ट की है बल्कि इसे दर्जन भर अफराद के सामने तमाशा भी बनाया है। इस कारनामे पर तुम्हें कोई बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए। तुम्हारी और तुम्हारे साथियों की थोड़ी बहुत मरम्मत तो कोई हैसियत ही नहीं रखती, तुम इससे कहीं ज्यादा के मुस्तहिक हो। मैंने जुमला अधूरा छोड़कर सब इंस्पेक्टर की तरफ देखा और संजीदगी से कहा, इसके बावजूद भी मैं तस्फिये के लिए तैयार हूँ। मैं ख्वाह मुख्वाह वक्त जाया करने के हक में नहीं था। तुम तो अपनी चोंच बंद ही रखो। वो नफरत अमेज नजर से मुझे घूर कर बोला, तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं लाला बशीर का बेटा हूँ, MPA लाला बशीर। मैंने इसे मजीद सुलगाने के लिए कहा, क्या ही अच्छा होता अगर तुम्हारे पास अपनी कोई शिनाख्त होती। मैं मानता हूँ तुम्हारा बाप MPA होगा, मगर तुम क्या हो ये हकीकत मुझसे ज्यादा और कौन जान सकता है। मैंने तो अभी अभी तुमसे दो हाथ किए हैं। वो मुझसे बुरी तरह दुर्गत बनवाए बैठा था। इन तंजिया
अल्फाज ने नमक पाशी का काम किया। वो तड़प कर बोला, तुम्हें तो मैं देख लूंगा रुस्तम खान के पुत्र, और तुम्हारी इस साथी को भी। इसने सदफ की जानब इशारा किया, फिर नादिया की तरफ देखते हुए कमीनेपन से हंसा, तुम कब तक मुझसे बचोगी। बात खत्म करते ही इसने नादिया के लिए चंद नाजेबा अल्फाज अदा किए। वो पुलिस को खातर में ही नहीं ला रहा था। सदफ उछल कर आगे बढ़ी, लेकिन वो हमले के इरादे से नहीं बढ़ी थी। सिकंदर यही समझा कि वो इस पर वार करने वाली है। वो सहम कर एक कदम पीछे हट गया। अब अगर तुमने कोई बकवास की तो। सदफ ने मानी खेज अंदाज में जुमला अधूरा छोड़ दिया। मैंने कहा, सदफ बस आज के लिए इतना ही काफी है। एक सब इंस्पेक्टर के सामने लाला बशीर का साहबजादा तुमसे गुत्त बनवाता क्या अच्छा लगेगा। जिंदगी रही तो फिर सामना होगा, और जब सामना होगा तो तुम रहे सहे अरमान भी निकाल लेना। सिकंदर ने अपनी रसवाई होते देखी तो खिसियानी बिल्ली के मानिंद खंबा नोचने लगा। वो सब इंस्पेक्टर को मुखातब करते हुए झुंझलाहट अमेज अंदाज में कहने लगा, इन दोनों को ले जाकर थाने में बंद कर दें। इसका इशारा सदफ और मेरी जानिब था। इन्हीं की वजह से सारी गड़बड़ हुई है। पता नहीं नादिया ने ये मुसीबतें कहां से उठा ली हैं। सदफ ने तफरीह लेते हुए कहा, मैं नादिया की सगी कजन हूँ, इसकी सगी फुफ्फी की सगी बेटी हूँ। सदफ फिर इसने मेरी जानिब इशारा करते हुए कहा, ये वजदान है मेरा क्लास फेलो, हम कराची से आए हैं। इतने अहम लोगों को मुसीबतें कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती। बात के इख्तिताम पर सदफ का लहजा बड़ा जहरीला हो गया था। जज्बात भरे मुकालमात के दौरान में वो एक संगीन गलती कर बैठी थी। इसने मुझे वजदान के तौर पर पेश किया था। वो तो गनीमत था, वहाँ वजदान यानी मेरा कोई शनासा नहीं था, वरना कोई नई उफ्ताद टूट पड़ती। मैंने सदफ की इस हमाकत पर अपने चेहरे से कुछ जाहिर नहीं होने दिया। जुबान से निकले हुए अल्फाज और कमान से निकले हुए तीर वापस नहीं आ सकते। सदफ के तंज के जवाब में सिकंदर भी बढ़ चढ़ कर बोलने लगा, नतीजतन सब इंस्पेक्टर हमें थाने ले जाने पर मजबूर हो गया। वो बेचारा हमारे दरमियान सैंडविच बनकर रह गया था। इसने अपनी जान बचाने के लिए यही मुनासिब समझा कि दोनों पार्टियों को अपने थाना इंचार्ज के रूबरू पहुंचा दे। हम इतना हुआ कि हम लोग पुलिस की मोबाइल के बजाय अपनी अपनी गाड़ियों में वहां से रवाना हुए। सिकंदर और इसके तीनों साथियों के पास एक नए मॉडल की खुली जीप थी, जिसे मोटे पाइप्स और रंगीन लाइट्स की मदद से डेकोरेट किया गया था। एक एक क्लाशनकोफ बरदार कांस्टेबल दोनों गाड़ियों में सवार हो गया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।